नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। दोस्तों, आज का यह वीडियो मनोविज्ञान पर आधारित होगा। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन 15 मिनट में करेंगे। बोले तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो। हर बहन हर भाई जो अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। यानी 30 क्वेश्चन में इस वीडियो का जो कट ऑफ है वो 18 नंबर होना चाहिए बिना ब्रेक के। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक रहती है, और याद रखना है कि 6ठी कक्षा तक कैसी रहती है, वो अच्छी रहती है। 7वीं कक्षा में उसकी जो उपलब्धि है, गेन करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटने लगती है। आप सभी जानते हो। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि भाई जो 6ठी क्लास का बच्चा था, 1 से लेकर 6 तक गया, वो उसकी अच्छी रही। भाई जो गेनिंग क्षमता जो है, गेनिंग कैपेसिटी है, वो अच्छी रही। जो कुछ भी उसको पढ़ाया जाता था क्लास में, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेता था। जैसे ही वो 7वीं कक्षा में गया, उसकी उपलब्धि कम हो गई, तो समझ लो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया बच्चा। धीमी गति से नहीं, मंद बुद्धि बच्चा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने साथियों के बीच में पिछड़ा है, अपनी क्लास में पिछड़ा है। इसलिए राइट आंसर 3rd के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत तेजी से चलेंगे। पहले क्वेश्चन में आप सभी जानते हो थोड़ा सा देरी लगी ही जाती है। हर बहन हर भाई हमसे हृदय से जुड़े हुए हैं, जो नए नए बच्चे हैं यहाँ पर, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वाकई में एक ब्लैक सीट, एक स्कूल की सीट आपको चाहिए, एक सरकारी सीट चाहिए। बच्चे की शिक्षा जो है आप स्कूल में होती है। अब हम जानते हैं कि इसकी जिज्ञासा अगर आपको शांत करनी है और आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो याद रखना है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, अब देखो फुर्सत का कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी और शिक्षक फुर्सत में नहीं, कुछ समय पश्चात नहीं। अरे जब भी बच्चा कोई सवाल पूछे तो तुरंत उसका निदान होना चाहिए। यही एक अध्यापक या अध्यापिका की बेहतर रणनीति होनी चाहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें पेडागोजी के 3 से 4 क्वेश्चन स्टार्ट करें हमने, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भरमार आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। देखना मजा आ जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। अरे भैया, जो मानसिक रूप से पिछड़ गए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइएगा फटाफट। तो आप ये समझोगे कि सर कार्यों को मूर्त रूप से समझना, या विद्यार्थियों के लक्ष्य को निर्धारित करना और उनको प्रोत्साहन करना। तो ये भी आंसर क्या हो सकता है, सटीक हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि प्रोत्साहित लिखा है। स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, यह भी पॉजिटिव है। सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना, तो मतलब ये थोड़ा सा निगेटिव है। अब देखो, सबसे बेस्ट आंसर अगर 1st 2nd और 3rd में होगा तो बेस्ट आंसर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 2 पर जा रहे हैं, गलत है। कार्यों को मूर्त रूप से समझना और समझाना भी याद रखना है। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, और बच्चों को इस तरीके से एग्जाम्पल देना कि भैया बच्चा एकदम से समझ जाए और उसकी मंद बुद्धि, मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक हो जाए। समझ रहे ना। तो सबसे बेस्ट आंसर अगर प्रोत्साहन करना, अवसर प्राप्त करना, और उसके बीच में एक और ऑप्शन दिया हो मूर्त रूप, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मूर्त रूप। ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। लॉक कीजिएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। यह क्वेश्चन तो हमेशा आता रहा है और अगली बार भी आपके एग्जाम में आएगा, यानी जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो। तो याद रखना है, ऐसे 2 क्वेश्चन हमेशा आपको समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा आपको डाल लेनी है दिमाग में, और वही आंसर टिक कर देना है। यानी निःशक्त जो बालक होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, जो एक ही छत के नीचे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, हर तबके का बच्चा पढ़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन पिछली बार आया था, याद है ना। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जा सकता है। यानी एक सीमा बच्ची है और एक लीना बच्ची है। लीना क्या करती है, लीना जो है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय, लीना जो है ज्यादा टाइम लेती है। यानी ये अगर लेती है 5 घंटे, तो ये लेती है उसी चीज को कितने में, 8 घंटे में। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यह दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जैसे हम हैं और आप हैं, और एक ही गर्भ से, मां के गर्भ से पैदा हुए, ठीक है ना, और मां के गर्भ से एक ही दिन पैदा हुए, और हम और आप कहीं ना कहीं सेम टू सेम कैटेगरी में, सेम टू सेम डे की बात करेंगे, और
हम और आप बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं लड़का भी बन जाता हूं और लड़कियां जो देख रहे हैं मैं लड़की बन जाता हूं। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि बिल्कुल मैं हमशक्ल दिखता हूं और ना लंबाई में, ना बालों में, ना बिल्कुल कुछ भी, सब कुछ सेम है एकदम से, ठीक है। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर दो बच्चे एक जैसे होंगे, चाहे वो जैसे कितने भी सेम दिखते हो, कितना भी कुछ भी मिलता हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो अलग होंगे, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे किसी भी तरीके से वो अलग होंगे ही होंगे। दो चीज एक जैसी नहीं हो सकती हैं, ये मनोविज्ञान कहता है। इसी को व्यक्ति विभिन्नता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में प्रायः बालकों को आकर्षण होता है, आकर्षण प्राप्त होता है, यानी जो बालक हैं उसमें समलिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है दोस्तों, वो बताना है आपको। जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जितने भी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है उसमें हमेशा ऑप्शन नंबर डी मारा है। याद रखना है, मैं फिर से बताऊंगा, वहां पर भी मैंने आपको बताया है और कई बार दोस्तों बताया है, कोशिश भी करी है। क्या कोशिश करी है तो समझो यार। याद रखना है कि जब भी हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपको पढ़ा रहे होते थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि मेल टू मेल, मेल मेल की तरफ यहां पर आकर्षित होगा और फीमेल फीमेल की तरफ आकर्षित होगा। ये सारी चीजें बाल्यावस्था में हुआ करती थी। याद आया? याद आया? अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे पूरी तरीके से मैंने लिंक दे रखी है, अच्छे तरीके से सारी अवस्थाओं को पढ़ो। और दोस्तों यहां पर हम बताना चाहते हैं कि किशोरावस्था में सभी जानते हो कि मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होंगे और फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होंगे, है ना। ये क्या है, ये विपरीत है। तो लेकिन यहां पर सी टेट और जितने भी यूपी टेट, रीट वाले एग्जाम, एमपी टेट वाले एग्जाम होते हैं, बिहार में टेट एग्जाम होते हैं, उसमें सभी में ऑप्शन नंबर 4 मारा गया था, जो काफी विवादों में रहा है। तो याद रखना है, जो हमारी एनसीईआरटी वेस्ट ये कहती है कि अगर समलिंगी पूछे या विपरीत लिंगी पूछे तो विपरीत लिंगी में हमें ऑप्शन नंबर 4 या समलिंगी में यहां पर मारना पड़ेगा ऑप्शन सी। तो ये विवादों में रहता है। अपनी एनसीईआरटी के तौर पर अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था होगा और एग्जाम्पल के तौर पर जो पिछले पेपर हुए हैं तो उसमें किशोरावस्था मारा गया है। खैर ये विवादों में क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, जब भी हमें नाजुक समय की बात करें, नाजुक समय बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नाजुक समय अगर पूछे तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि वैलेंटाइन कहां है, और वैलेंटाइन ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा यानी 7 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी कोई बच्चा अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप से स्व प्रेम की बात करता है, अपने आप से ही जो है अंदर ही अंदर मस्त रहता है, खुश रहता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है, तो उस चीज को हम क्या मानेंगे? नार्सिज्म मानेंगे। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 साल से बराबर लगातार आ रहा है। तो 8th का क्या हो जाएगा? 3rd आंसर हो जाएगा, यानी बालक जब अपने आप से प्रेम करे, खुद में मस्त रहे, तो आंसर फ्राइड ने माना है नार्सिज्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अवस्थाओं से है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। क्वेश्चन में आ सकता है कल को कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो दोस्तों एरिक्सन ने दिया है। और एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो आपको याद रखना है कि एरिक्सन ने 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई, इसलिए 9 का क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास, अब क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये नैतिक विकास किसने दिया है, तो आंसर जाएगा कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो याद रखना है कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए 10 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा, सी चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिंपैंजियों पर प्रयोग करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक था? तो हर बच्चा जानता है कि चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद किया गया और पिंजड़े में बंद करने वाला व्यक्ति था कोहलर। और कोहलर ऑप्शन नंबर किसमें है? 11 का 3 में है। कोहलर दोस्तों गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, वनमानुष पर प्रयोग किया, और उस वनमानुष का नाम था दोस्तों सुल्तान। कुछ याद आया? सुल्तान। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है मिस्टर थॉर्नडाइक से। तात्परता का नियम अधिगम के किस प्रकार के नियम से संबंधित है? अधिगम के किस प्रकार के नियम से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक दिया था मुख्य नियम और एक दिया था गौड़ नियम। मुख्य नियम में दोस्तों थे 3 नियम और गौड़ नियम में थे 5 नियम। याद आया कुछ? मुख्य नियम में 3 नियम कौन थे? मुख्य नियम में 3 थे। तत्परता का नियम,
प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसलिए मुख्य नियम में 3 अगर नियम थे तो तत्परता उसमें शामिल था, तो इसलिए राइट आंसर चला जाएगा फर्स्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो हमने आपसे हमेशा की तरह कहा है कि थॉर्नडाइक ने सबसे ज़्यादा जो प्रभावशील माना है वो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावशील माना है? तो आप ये कहोगे कि सर काम प्रवृत्ति को माना है, यानी काम प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बताओ ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जाएगा? नहीं यार, काम प्रवृत्ति के लिए तो मिस्टर फ्रायड हैं, कितनी बार आपको बताया। तो इसलिए थॉर्नडाइक ने हमेशा अभ्यास को इंपॉर्टेंस माना है, यानी जितना जो अभ्यास करेगा उतनी चीजें आसानी से आप सीख पाओगे। हमने कितनी बार बताया, मुख्य नियम में 3 नियम हैं, एक प्रभाव है, एक अभ्यास है और एक तत्परता है। तो इसलिए 13 का आंसर क्या जाएगा गाइस? बी ऑप्शन चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अधिगम का ठोस का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट दिमाग में सेलेक्ट करिए क्वेश्चन का ऑप्शन। तो 14 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 14 का सी चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो 18 ही सही करने हैं यार। 30 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन सही करने हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 15। सन 1879 में बुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? 1879 में विलियम बुंट ने क्या दिया था? बहुत सिंपल है यार, कि सबसे पहली जर्मनी के लिप्सिंग शहर में उन्होंने प्रयोगशाला खोली। और प्रयोगशाला खोलेंगे तो मतलब उसको क्या कहलाएंगे? उसको कहेंगे भाई प्रयोगात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 15 का 2 चला जाएगा। किसने खोला? विलियम बुंट ने खोला। कहां खोला? जर्मनी में खोला। जर्मनी के किस शहर में? लिप्सिंग शहर में। क्या? प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। बाह्य कारक होते नहीं हैं, क्योंकि विफलता से बचा नहीं जा सकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अगर व्यक्तिगत संतुष्टि कोई काम आप कर रहे हो और आपको कोई नौकरी आपको मिल जाती है और उसको आपको जो है अपने अंदर संतुष्टि ही नहीं है, तो समझ लो फिर बेकार है। अगर नौकरी मिलने के बाद भी आपको व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, तो फिर बेकार है ना। तो फिर वो कैसा अभिप्रेरण है? आंसर जाएगा 3 के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन है नहीं मनोवैज्ञानिकों में, साइकोलॉजिस्ट में। वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में, हमें क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है यार, हमें ऑप्शन देखना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। कितना पढ़ लिया है? मैंने वाइगोस्की पढ़ लिया है। अरे वाइगोस्की जब पढ़ लिया है तो वाइगोस्की ने यार किसके बारे में ज्यादा जिक्र किया है? वाइगोस्की ने सोशल के बारे में, सामाजिक के बारे में यहां पर डिस्क्राइब करा है और सिद्धांत दिया है दोस्तों जेडपीडी का सिद्धांत, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है। अंतः समीपस्थ का सिद्धांत भी दिया है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है, ना कि आयु के बढ़ने के द्वारा। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके माइंड को चेक करेगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जवाब दीजिएगा। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, थोड़ा सा लग रहा है कहीं ना कहीं दाल में काला है इस ऑप्शन में। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन केवल यही सत्य नहीं है। क्या बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं? नहीं, बच्चे कक्षा में, घर में, मैदान में, हर जगह सीख सकते हैं। जहां भी उनको वातावरण मिलेगा, समाज में सीख सकते हैं, लोगों के बीच में सीख सकते हैं, कहीं भी उनको वातावरण मिलेगा वो सीख सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 लॉक कीजिएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है? डेविड वेसलर, चार्ल्स डार्विन। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, हर बहन हर भाई। लाखों बच्चे, मिलियंस बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, हर 6 महीने के अंदर लाखों बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं। पूरी तरीके से आपको रिजल्ट शो कराया जाता है, हर सब्जेक्ट को क्लियर कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल राष्ट्र हित में शिक्षा दी जाती है। हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 19 का राइट आंसर जाएगा 4 के साथ अल्फ्रेड बिने। 1905 के दशक में अल्फ्रेड बिने का नाम काफी ऊंचाइयों पर था।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक दोस्तों किसकी है? जवाब दीजिएगा। 20 का जो आंसर जाएगा वो चला जाएगा विलियम चला जाएगा दोस्तों, विलियम जेम्स के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे 21, लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत कंसंट्रेशन से देखना, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे बहुत जबरदस्त कि एक सिद्धांत किसका है, कब उदय हुआ, ये सारे सिद्धांत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का दोस्तों उदय हुआ था जर्मनी से हुआ था, और जर्मनी ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। हम सभी जानते हैं गेस्टाल्टवाद का होता है मतलब पूर्ण आकृति, समग्र आकृति। मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया, मानव मन का प्रकार्यवादी उपागम का विकास हुआ है, वो किसने किया है? कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने प्रकार्यवादी उपागम पर सबसे ज्यादा वर्क किया? तो 22 का आंसर जो जाएगा वो विलियम जेम्स के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, सिगमंड फ्रायड, यानी 23 का क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर, लागोस का मतलब क्या होता है? लागोस का मतलब क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिएगा। साइकी प्लस लागोस, साइकी प्लस लागोस यानी साइकोलॉजी। और हम ये कहते हैं दोस्तों कि जो लागोस का मतलब अगर ऑप्शन नंबर ए मार रहे हो तो गलत है, लागोस का मतलब होता है विज्ञान होता है। देखिए साइकी में अगर हम बात करते हैं तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, आप गलती से आत्मा मार दिए, सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर। जब भी कोई भी वर्ड लॉगोस पीछे लगा होता है, क्योंकि लॉजी वर्ड का मतलब ही होता है साइंस, जैसे साइकोलॉजी, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों पोमोलॉजी, है ना, तो सारी जूलॉजी, है ना, कितनी लॉजी हैं दोस्तों, बहुत लॉजी हैं। जिसमें लॉजी लगा है उसका मतलब होता है ये साइंस होता है। जैसे एक साइंस में दिखाता हूं, आपको बताता हूं, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो जो लॉजी है ना, लास्ट में लॉजी लगा है, ऑर्निथो माने ऑर्निथो रूट है पक्षी, और लॉजी का मतलब है साइंस, स्टडी ऑफ किसका होता है? स्टडी ऑफ जो वर्ड्स की बात करी जाती है, जितने भी पक्षी विज्ञान की बात करी जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, विलियम वुंड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? यहां पर जवाब देना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अभी बताया था 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया है कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है, जल्दी से बताओ, ऑप्शन क्लिक करो, लॉक करो, आपकी मर्जी है कौन सा लॉक करोगे। 26 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि संपूर्ण आकृति मैंने बताया था, पूर्ण आकृति बताया था, जो भी आकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित होगा। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कौन है? मिस्टर वर्दीमर। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 में कहां से प्रारंभ हुआ? भारतीय मनोविज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय मनोविज्ञान का जो उदय हुआ है वो कहां से हुआ है? तो हम यार याद रख सकते हैं कि भारतीय जो मनोविज्ञान है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ कोलकाता से हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है गर्भाधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन में विभिन्न आयु में जो चेंजमेंट होते हैं, अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का अध्ययन होता है। कौन से मनोविज्ञान में वृद्धावस्था तक के पूरे विवरण का ज्ञान मिलता है? गर्भावस्था से शुरू होता है, वृद्धावस्था तक जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ, विकासात्मक मनोविज्ञान। 28 का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट वाला विज्ञान हमें लगाना पड़ेगा। मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सभी बच्चे लाइक करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। क्या 18 क्वेश्चन सही हुए हैं 30 क्वेश्चन में? जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या 30 क्वेश्चन में आपके 18 क्वेश्चन सही हुए हैं? कमेंट करो फटाफट, जल्दी से बताइएगा कि क्या 30 क्वेश्चन में आपके भैया 18 क्वेश्चन सही हुए हैं? फटाफट कमेंट करिए। ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 विलियम मैकडूगल के साथ। बढ़ेंगे 30 नंबर पर, करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है? करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा जॉन ड्यूबी के साथ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें